नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार आज आपको एक अनंत गाथा से रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्र ध्वज का इतिहास ऐसे ही नहीं, विश्व इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। जब सभी भारतीयवासी खुद की व्यक्तिगत आजादी चाहते थे, तभी इसी तिरंगे ने हमें एकता का मूल मंत्र दिया और हमें संघर्ष, शांति और विकास का राह दिखाया। उसी का परिणाम है आज का प्यारा, सुंदर और समृद्धशील भारत। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ध्वज राष्ट्र ध्वज बन गया और हम उसे प्यारा तिरंगा कहने लगे। इसे जानने के लिए हम भारत के इतिहास को विस्तार रूप से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आपको एक रोमांचक सफर पर लेकर। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्र तिरंगे का परिचय जानेंगे, जो है आजादी से पहले कितने आंदोलन किए गए इस झंडे को अपनाने में, क्या क्या शोषण हुआ भारतीयों पर और इसे कब अपनाया गया, किन किन तरह के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि जो है राष्ट्र तिरंगा के सम्मान में किसी तरह की कमी ना आए। तो चलिए देखते हैं हम इसके परिचय से रूबरू होंगे। जो हमारा भारतीय राष्ट्र झंडा है उसे हम तिरंगा भी कहते हैं। उसमें मान्यतः 3 रंग होते हैं जो कि सीक्वेंस वाइज में नीचे की तरफ आते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा कलर और बीच में चक्र होता है जिसमें 24 लकीरें होती है, वह नेवी ब्लू कलर का होता है। इसे जो ऑफिशियली अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को एक संवैधानिक सभा की मीटिंग के दौरान, और तभी इसे एक ऑफिशियल जो है झंडा बताया गया था डोमिनियन ऑफ इंडिया का। डोमिनियन ऑफ इंडिया से कहने का अर्थ यह है कि तभी भारत जो है एक तरह से ब्रिटिश के ही अंदर था। 26 जनवरी 1950 जो कि हम आने वाले कुछ दिनों में सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन हम जो है भारत एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। जो इस झंडे को तैयार किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा, और इस झंडे को बनाने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे किस तरह के कपड़े यूज होंगे उसको भी लेकर एक नियम बनाया गया जो मान्यता खादी का होना चाहिए, जिसे कि महात्मा गांधी जी ने पॉपुलर किया था। उसके बाद जो इसे बनाने का जो भी नियम कानून होता है उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तय करता है, और इसे बनाने का हक जो है एक जो खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास है, जो कि जितने भी रीजनल ग्रुप्स होते हैं उन्हें यह प्रोवाइड करता है लाइसेंस ताकि वो बना सकें। जो 2009 के तहत अभी तक जो है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ के पास यह हक है, जो कि अभी भारतीय राष्ट्र तिरंगे का एक जिम्मेदार मैन्युफैक्चरर है। और भी है कि जो इस झंडे का उपयोग होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का, उसको लेकर एक कानून नियम बनाए गए हैं जिसे कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अंदर जितने भी कानून हैं इस झंडे को लेकर उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। और भी जैसे अब देखिए, जो इसका वास्तविकता में उपयोग है, जो भी सिविलियंस हैं वो इन्हें सिर्फ कुछ खास अवसरों पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे मतलब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर। हालांकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक नवीन जिंदल, एक सिविलियन अभी जो फिलहाल में जिंदल स्टील ऑफ कंपनी के चेयरमैन है, तो उन्होंने एक अपील दायर किया था जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करा था कि ये गवर्नमेंट को आदेश दें कि जो राष्ट्र तिरंगा का यूसेज है उसको उसके कोड को अमेंड करना चाहिए। और हालांकि इसको लेकर जो यूनियन कैबिनेट थी तभी की 2002 में, उन्होंने कुछ बदलाव भी लाए थे। वैसे जो एक और बदलाव आया 2005 में जाके, उसमें यह बदलाव लाया गया था कि जो ये तिरंगा के लिए जो एक खास तरह के कपड़े का यूज किया जाता है, वह खादी को छोड़कर और भी कुछ नए जो कैटेगरी ऑफ क्लॉथ्स को उसमें इंक्लूड किया गया था, और भी कुछ नए खास तरह के कपड़े और भी कुछ नए कानून तभी बनाए गए थे, जैसे कि झंडों का उपयोग गाड़ी पर कैसे करना है, या फिर जब हमारा राष्ट्रीय तिरंगा किसी दूसरे देश के तिरंगा के साथ होगा तभी इसका कैसे उपयोग करना है, या फिर कभी हमारा जो तिरंगा रहा वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल जैसे कि यूएनओ, WHO, इन सब का जो तिरंगा होता है उसके साथ रहा, तब हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। तो ये था परिचय। चलिए हम जानते हैं इसके डिजाइन और प्रतीकवाद के बारे में कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, हमारे तिरंगा का डिजाइन क्या होता है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत जो भारतीय तिरंगा होना चाहिए वो 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। अब 3 जो है हमारा विड्थ है, चौड़ाई, और 2 जो हमारा लंबाई। कहने का अर्थ है यदि आप एक तिरंगा को ड्रॉ करें और अगर उसका जो क्या कहते हैं विड्थ 9 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा हाइट होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3:2 का रेशियो हर समय फॉलो होना चाहिए।
और जो हमारे तिरंगे में जो 3 कलर होते हैं, तीनों रंग का जो इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। मतलब कि सपोज कीजिए जो विड्थ 6 सेंटीमीटर है, सॉरी हाइट, तो हर 2 सेंटीमीटर जो हर एक कलर को दिया जाएगा, इक्वली प्रोपोर्शन होंगे। हालांकि जो है अशोक चक्र का जो साइज होता है उसको लेकर कुछ भी ऐसा फ्लैग कोड में नहीं लिखा हुआ है, बट जो इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसके पास ये इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो भी नियम कानून है, उसके तहत आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे। तो जो भी झंडा इस साइज का होना है उसके पास जो है डायमीटर ऑफ, मतलब ये जो अशोक चक्र का जो साइज होना चाहिए उसके डायमीटर का साइज जितना मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये जो नियम है इसी नियम का फॉलो किया जाता है हर जगह। आगे देखते हैं इसके प्रतीकवाद को लेकर। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस 1921 में भारतीय मतलब झंडे को एक तरह से, तभी वह भारत का झंडा नहीं कहा जाना चाहिए, एक जो मतलब आजादी का प्रतीक होता है उसके रूप में प्रपोज किया था, और जिसका की डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। बाद में क्या हुआ कि उस टाइम जो वो बनाया गया था झंडा, उसमें जो बीच में था क्या कहते हैं चरखा था, जो कि गांधी जी का उद्देश्य था कि भारत को एक सेल्फ रिलायंट बनाए, खुद पे निर्भर रहे भारत, उसको लेकर यह मतलब कानून बनाया गया था। और जिसमें कि 2 रंग थे तभी, एक लाल और एक हरा, जिसमें से लाल रंग जो है हिंदू को दर्शाता था और वहीं हरा कलर जो था वो मुस्लिम को दर्शाता था। बाद में इस डिजाइन को मॉडिफाई किया गया, जिसमें कि लाल रंग को केसरिया से बदला गया, और एक बीच में जो है क्या कहते हैं सफेद रंग को भी लाया गया केसरिया और हरे रंग के बीच में, जिससे कि अदर रिलीजियस कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया, हिंदू और मुस्लिम को छोड़कर। और इससे यह भी हुआ कि जो चरखा था उसको एक बैकग्राउंड भी मिला। हालांकि बाद में कुछ समय बाद कि एक्चुअली तभी तक जो हमारा जो ध्वज का जो निर्माण हो रहा था, जो ध्वज का डिजाइन बन रहा था, वो धार्मिक चीजों को लेकर बन रहा था। जो भी धार्मिक पॉपुलेशन थे, धार्मिक जो भी जितने भी तरह के लोग रहते थे उनको देखकर बनाया जा रहा था। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि बाद में इसको लेकर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो जाए, राजनीतिक विवाद ना हो जाए, तो इसका बाद में जो है नाम बदल दिया गया। जो केसरिया रंग था उससे जो है बलिदान और शक्ति को दर्शाने लगा, और क्या कहते हैं जो सफेद रंग होता है उससे शांति और सत्य का मतलब है, और हरा रंग जो है उससे विश्वास का, हरियाली का, होप का संकेत दिया जाता है। जब भारत आजाद होने के करीब था 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले, संवैधानिक सभा ने ऐसा निर्णय लिया कि जो हमारा भारत का झंडा होना चाहिए वह सभी पार्टी और कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सभी उनको स्वीकारें, एक ऐसा भारत का झंडा होना चाहिए। तो एक मतलब जो तभी तक जो उससे पहले चरखा वाला झंडा था वह स्वराज फ्लैग था, कहने का तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग था, ना कि भारत इंडियन गवर्नमेंट का था, एक भारत देश का था। तो उसमें कुछ बदलाव लाए गए, जैसे कि उसमें चरखा को हटाकर अशोक चक्र लाया गया, जिसे हम व्हील ऑफ लव कहते हैं। देखिए, अब इसे लाने के पीछे का कारण हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति, उन्होंने भारतीय झंडा को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे हम आपको पढ़कर बताते हैं कि भगवा और द सैफ्रॉन डिनोट्स रिनंसिएशन और डिसइंटरेस्टेडनेस। आवर लीडर मस्ट बी इंडिफरेंट टू मटेरियल गेन्स एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू देयर वर्क। कहने का अर्थ यह है कि ये जो सैफ्रॉन कलर है, भगवा या केसरिया रंग, इससे जो है यह दर्शाता है कि जो भी हमारे लीडर होंगे, जो भी इस देश को चलाएंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। उनका बस एक धर्म और कर्म होना चाहिए कि वह भारत का सेवा करेंगे, भारत के नागरिक की जो जितनी भी सारी कमियां होंगी उन्हें दूर करेंगे। वहीं द वाइट इन द सेंटर इज लाइट, द पाथ ऑफ ट्रुथ टू गाइड आवर कंडक्ट। और जो सफेद रंग है वह एक प्रकार का प्रकाश है जो हमारे आचरण को सत्य के पथ पर प्रदर्शित करता है। और बाकी हरा कलर, द ग्रीन shows our relation to the soil, our relation to the plant life here, on which all other life depend। कहा जा रहा है जो हरा रंग है वो हमारे और मिट्टी और पौधों के बीच का जो है रिलेशन शो कर रहा है कि कैसे हम एक दूसरे पर निर्भर। According to सर्वपल्ली राधाकृष्णन, the अशोक चक्र in the center of the white is the wheel of law of धर्म। ट्रुथ और सत्य, धर्म और वर्च्यू ought to be the controlling principle of those who work under this flag। उनके हिसाब से जो यह अशोक चक्र है, इसका यह अर्थ है कि जो भी इस तिरंगा के अंदर, मतलब जो भी भारतीय देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके जो जिंदगी का जो भी वह निर्णय लेंगे वह सत्य पर होगा, धर्म पर होगा,
ये सभी उनके मतलब डिसीजन लेने का सिद्धांत होना चाहिए। अगेन द विल डिनोट्स मोशन, और यह जो चक्र है यह प्रगति को सिग्निफाई करता है। देयर इज डेथ इन स्टैग्नेशन, और यदि मनुष्य रुक जाए तो उसकी मृत्यु है वहाँ, एंड अगर चलते रहे तो उसी में जीवन। इंडिया शुड नो मोर रेसिस्ट चेंज, इट मस्ट मूव एंड गो फॉरवर्ड। द विल रिप्रेजेंट द डायनामिज्म ऑफ पीसफुल चेंज, और यह चक्र जो है एक शांतिपूर्ण बदलाव को भी शो करता है। बाकी अब चलते हैं, हम देखते हैं जो आजादी से पहले जितने सारे मूवमेंट्स हुए, कैसे हम एक तिरंगे के अंदर आए, क्या सब वजह रहा था। तो देखिए, सर्वप्रथम वजह कुछ नहीं था, जो हमारा जो पहले इंडिया था मतलब ब्रिटिश के अंदर, उस टाइम हम प्रोविंसेस में बटे हुए थे, तभी भी हर जो प्रोविंस थे उसके पास अपना अपना एक अलग झंडा था। लेकिन क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को लगा कि हमें सभी प्रोविंस को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक करना पड़ेगा। तो उस एकता को शो करने के लिए इन्होंने एक झंडा बनाया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके जो है राइट कॉर्नर में यहाँ यूनियन जैक, जो कि अभी भी अवेलेबल है मतलब इंग्लैंड के झंडा पर, और आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं बीच में स्टार है, ये भारत को डिनोट करता है, और इसके ऊपर ये जो एक तरह से मतलब क्वीन का वो है, क्या कहते हैं हम लोग उनके अंदर हैं, ये घेरा हुआ है ऊपर से, ऐसे ऐसे इंग्लिश के टर्म में हैं। और बाकी देखिए ये झंडा हमने ये जो झंडा है उसे ब्रिटिश ने बनाया था। ये सिमिलर था कि जितने भी और सारे ब्रिटिश के कॉलोनी थे कनाडा, साउथ अफ्रीका, उनसे मिलता जुलता था। यह यहाँ से एक्चुअली भारत एक झंडे के अंदर आया। अब देखिए कि अब क्या हो चुका था कि भारतीयों पर कुछ कुछ शोषण होने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज आते ही हम पे शोषण करने लगे। तो इस चीज को देखते हुए अलग अलग जगह से बहुत तरह का आंदोलन उठा, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने एक झंडा बनाया जिसमें गणेश जी का फोटो था। वहीं अरविंदो घोष ने एक झंडा बनाया जिसमें काली माँ का फोटो था, और अलग अलग नेताओं ने ऐसा ऐसा झंडा बनाया अपने अपने पार्टिकुलर रीजन के लिए, कुछ लोगों के समूह ने। तो देखिए अभी तक क्या हुआ था कि ये एक हिंदू सेंट्रिक झंडा था, मतलब यहाँ हिंदुत्व को शो हो रहा था, और वहीं जो मुस्लिम सोसाइटी थे हमारे, उन्होंने अपना एक अलग झंडा बना रखा। अभी तक हमें यूनिटी का भाव नहीं आया था। वैसे जो आप ये फ्लैग देख रहे हैं साइड में, यह एक तभी के एक मैगजीन में छपा हुआ फ्लैग है, यह किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटी को नहीं डिनोट करता। इसमें देखिए यह एक ब्रिटिश का बनाया हुआ झंडा है, जिसमें सबसे ऊपर वाला ब्लू कलर यह हिंदू और बुद्धिस्ट सोसाइटी को डिनोट करता है, हरा कलर मुस्लिम को, ये जो है आसमानी टाइप का कलर ये जो है क्रिश्चियन को डिनोट करता है, और ये इधर जो स्टार्स हैं वायलेट कलर पे, यह प्रोविंसेस को डिनोट करते हैं। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं लाल रंग से घेरा हुआ है, यह डिनोट करता है कि ब्रिटिश का शासन है इन पे, हम अभी भी उनके गुलाम हैं। तो यह उस टाइम प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम इन सब तरह के फ्लैग्स आए थे। लेकिन तब तक में क्या हुआ कि अब जो है लोग जागने लगे थे, लोगों को आज़ादी चाहिए थी, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए था। तो अलग अलग ग्रुप सोसाइटी में अब थोड़ी थोड़ी यूनिटी आने लगी थी। तभी वंदे मातरम जो गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, तो तभी इस फ्लैग को बनाया गया था एक मूवमेंट को शो होने के लिए। तो आप इस फ्लैग में देख रहे हैं कहीं ना कहीं काफी सारा बदलाव है, एक यूनिटी का चिन्ह है। बाद में क्या हुआ, 1916 में पिंगाली वेंकैया ने एक मतलब 30 नए डिजाइन प्रेजेंट किए थे, जिनके लिए उन्हें फंड मिला था हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के मेंबर से। लेकिन क्या हुआ, इनमें से 30 डिजाइन में से एक भी मतलब क्या कहते हैं डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जो भी फ्लैग्स हम भारत के छोटे छोटे सोसाइटी बना रहे थे, ग्रुप्स ऑफ पीपल बना रहे थे, उन पर ब्रिटिश का कोई किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा था, और जो भी चल रहे थे सब सही थे। लेकिन क्या हुआ, होम रूल मूवमेंट जब जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा लाया गया, तो उन्होंने इस फ्लैग को बनाया था। तो अब इस फ्लैग के थ्रू क्या हुआ कि कुछ समय बाद मैजिस्ट्रेट ऑफ कोयम्बटूर ने इसके यूज के ऊपर बैन कर दिया। तो जैसे ही बैन हुआ, इस पर न्यूज आने लगी हर जगह। तो ये पॉइंट है जहाँ की अब सब भारतीयों का कुछ नजर खुला, तब इस पे बात चलने लगी, इस पे डिबेट होने लगे, पब्लिकली हर जगह बातचीत चलने लगी, भारत के पास अपना एक ध्वज होना चाहिए, इन सब तरह की बातें चलने लगी। शुरुआती 1920 में क्या हुआ कि 1920s में तभी जो पीस ट्रीटी साइन हुआ था ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में। और ऐसा नहीं कि तभी यही हुआ था, उसी समय जो हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तरह तरह के दूसरे जगह रिवॉल्यूशन को देखकर भारत के लोग भी जाग रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि आज़ादी बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसी समय से आग पनपने लगा, सभी लोगों की सोच बदलने लगी। इसे देखते हुए 1921 में
महात्मा गांधी ने अपने यंग जर्नल यंग इंडिया में लिखा था कि भारत को एक सख्त जरूरत है अपना एक झंडा होने का, एक प्रतीक होने का। और उन्होंने इसको लेकर एक डिजाइन भी प्रपोज किया था, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका जो तभी का झंडा था वह उसमें 2 कलर थे, लाल और हरा, जिसमें से लाल रंग जो है हिंदू को डिफाइन करते थे और हरा रंग जो है मुस्लिम सोसाइटी पीपल के लिए था। उसके ऊपर चरखा था जो कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए था। तो गांधी जी की इच्छा थी कि ये जो है फ्लैग जो उनका डिजाइन बना था, वो चाहते थे कि ये कांग्रेस सेशन ऑफ 1921 में इसे प्रेजेंट किया जाए और इसे एक्सेप्ट किया जाए। बट किसी कारणवश यह झंडा जो है डिलीवर्ड नहीं हो पाया सही टाइम पे। हालांकि उस सेशन में और भी तरह के झंडे को दिखाया गया था, बट किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन गांधी जी को बाद में जाके रियलाइज हुआ कि ठीक ही वह झंडा नहीं पहुंचा। उनसे गलती हो रही थी कि वो जितने भी हिंदू और मुस्लिम को छोड़कर अदर रिलीजन के जो भी पीपल थे उन्हें ये इग्नोर कर रहे थे, इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था इस झंडों में। तो बाद में उसे इंक्लूड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि झंडे के मतलब तब इन्होंने झंडे में 3 रंग का कर लाया। ये जो आप झंडा देख रहे हैं, पहले तो इतना ही झंडा था महात्मा गांधी जी जिसे चाहते थे, लेटर ऑन ऊपर पे ये व्हाइट रंग को इंक्लूड किया गया। लेकिन 1929 में जब उन्हें लगा कि कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल इनसेंसिबिलिटीज हो सकते हैं, मतलब कि कुछ भी धार्मिक तरह की धार्मिक विवाद हो सकता है, तो उन्होंने भी जो है पहले जो हरा रंग था या लाल रंग था, जो भी उसका मीनिंग था उसमें बदलाव आया, जिसमें से लाल रंग को उन्होंने जो है कुर्बानी को डिनोट किया, सफेद रंग से मनुष्य के सच्चाई को, सफेदी जो भी हमारा दिल साफ होता है उसे डिनोट किया, और हरे रंग से उम्मीद को। तो ये गांधी जी का रोल रहा था एक हमारे मतलब भारत के ध्वज में एक अहम योग रहा था बनाने में। बाद में क्या हुआ कि जब इन सभी एक्टिविटी को देखकर जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान जुलाई 1923 में तो उन्होंने इंसिस्ट किया, जिस टाइम की जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू ने इस बात पर इंसिस्ट किया कि हमें भी कुछ जो है फ्लैग मूवमेंट को लेकर काम करना चाहिए, जिसको कि लेकर वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने पब्लिक प्रोसेशन मतलब जो भी आम जनता जो है फ्लैग लेकर निकल रही थी या जो फ्लैग डिस्प्ले दिखाया जा रहा था झंडा हर तरह का, उसको लेकर मूवमेंट चालू हुआ। और जब यह मूवमेंट खत्म होने वाला था तब तक में 1500 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। और तभी एक मैगजीन बॉम्बे क्रॉनिकल उसने यह रिपोर्ट किया था कि इस मूवमेंट, इस आंदोलन में बहुत सारे मतलब जो हमारे जो समाज के बहुत सारे वर्गों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि किसान, विद्यार्थी, बिजनेसमैन, मजदूर, नेशनल सर्वेंट्स, इन सभी ने योगदान निभाया। वहीं हालांकि जो मुस्लिम समाज के वर्ग थे उनका जो पार्टिसिपेशन उतना अच्छा नहीं था, और ना ही इसमें जो विमेन का जो रोल होना चाहिए वो भी कुछ खास नहीं रहा था। ये सब तो हुआ कि अब तक हम अभी नेशनल फ्लैग पर ही काम कर रहे थे, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और उस टाइम जो है 1923 में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग था कुछ ऐसा था, इसे हम स्वराज फ्लैग कहते थे, बीच में जो चरखा है। बाद में क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया 1947 में, तो उस टाइम एक मतलब असेंबली बिठाया गया, एडहॉक कमेटी, जिसे कि राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर जो इनके मेंबर थे, तो उनका कहना था कि जो है नेशनल फ्लैग कौन सा हम सेलेक्ट करें जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे। तो इस पर लेकर क्या बात हुई कि जो स्वराज फ्लैग था वो तो फ्लैग वही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव आएंगे ताकि हर जो भी कम्युनिटी है उनको ये चीज एक्सेप्टेबल हो। तो इसी बात को लेकर जो हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्टेटमेंट को देखा था, वहां से जो है चरखा को हटाकर चक्र लाया गया, और जिसके के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया कि यह जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धर्मा एंड लॉ है, यह धर्म और कानून को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही था हमारे राष्ट्र तिरंगा के बनने के पीछे का वजह, आप यहाँ देखिए। और तभी आप देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार की एक मतलब क्या कहें दकियानूसी विचार, कि वो यहाँ ऐसा कह रहे थे भारत को कि आप एक झंडा ऐसा रखो जिसमें ऊपर पे यूनियन जैक का पहचान रहेगा। कहने का अर्थ है कि आप तब भी पूरे दुनिया को ऐसा शो करते रहो कि आप अभी भी ब्रिटिश के ही गुलाम हो। लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया था, और तभी आप देख सकते हैं 1947 में भारत का जो यह झंडा एक स्टाम्प किया गया था चालू। देखिए अब इस स्टाम्प को इशू करने के पीछे का भी वजह था, क्योंकि अब ये स्टाम्प जो है पोस्टल पर्पस से यूज होता और यह फॉरेन कंट्री में घूमता। इससे क्या डिनोट होता कि भारत अब एक आजाद देश बन चुका है। तो यह कहानी है भारत के पीछे का। अब देखिए आपको मैंने कुछ फिगर्स दिखाए यहाँ।
जो है राष्ट्रीय तिरंगा को है हम किस किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा झंडा जो हॉरिजेंटल वे में रहा तो सबसे ऊपर हमारा केसरिया, फिर जो है हमारा सफेद रंग, फिर हरा रंग रहेगा। अगर हम इसे वर्टिकल वे में रख रहे हैं तो उसमें जो हमारे राइट साइड में जो है क्या होना चाहिए, सब केसरिया होना चाहिए, उसके बाद सफेद रंग, उसके बाद हरा रंग। तो इन नियम का हमें पालन करना। अगर हम इसमें कुछ भी बदलाव करते हैं तो हम पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसे हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। इनके पीछे बहुत ही वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें यह प्यारा तिरंगा मिला है। और देखिए, और यह फिगर को देखकर आपको यह समझना है कि अगर हमारा झंडा किसी भी इंस्टीट्यूशनल झंडे के साथ रखा जा सकता है, जैसे WHO, UNO, या फिर किसी देश के झंडे के साथ, तो हमारा झंडा जो इस पोर्शन में ऐसे रखा जाना चाहिए, राइट साइड में हमारे झंडे का इस तरह से रहेगा। और वहीं देखिए, अब अगर कहीं परेड में यदि हमारे राष्ट्रीय तिरंगा का यूज होता है, अगर हम देखिए इसे हम दो तरीके से ले सकते हैं। या तो हम सबसे फ्रंट में लीड करते रहेंगे, अगर वो नहीं तो हम सबसे राइट में रहेंगे अगर हम लीड कर रहे हैं। और भी हम कुछ चीज बता देना चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति की गाड़ी होती है, उसमें भी राइट साइड में हमारा झंडा होता है। या फिर कोई भी बाहर से फॉरेनर डिग्निटरीज आते हैं, किसी देश के राष्ट्रपति सब, तो क्या होता है कि उनके केस में भी जो है उनके गाड़ी के राइट साइड में भारत का झंडा होता है और लेफ्ट साइड में जिस भी देश के उस देश का झंडा होता है। और गाइस, हमें कुछ नियमों का पालन यहाँ करना होगा राष्ट्रीय झंडे का, क्योंकि हम इसे कभी भी जो हम इसे पूरे 90 डिग्री एंगल पे हर समय मतलब फहराना होगा। क्यों? इसे हम कभी भी 45 डिग्री पर नहीं कर सकते, यह पूरी तरीके से गलत है। वहीं अगर किसी भी संस्था का है, जैसे आप किसी स्कूल के हो, तो उस झंडे को हम 45 डिग्री पर कर सकते हैं, उस मतलब पार्टिकुलर एज ए मार्क ऑफ ऑनर। बट यह किस भारतीय तिरंगा के साथ लागू नहीं होता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा थोड़ा नीचे होता है, वह हम तभी करते हैं जब भारत सरकार किसी भी तरह का जो बड़े बड़े मतलब महान व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो शोक संभावना में हम हाफ मास्ट करते हैं, मतलब तिरंगा थोड़ा सा नीचे होता है, झुका नहीं होता उस समय भी। तो इन सभी नियमों का हमें पालन करना है। हमें राष्ट्रीय तिरंगा का जो है सम्मान हर तरीके से करना है। जो ऐसा अब आ रहा है अभी जो मतलब 26 जनवरी, उसमें आप तिरंगा जरूर खरीदें, लेकिन अब तिरंगा का उपयोग करने के बाद उसे सही जगह पर रखें, ये नहीं कि यहाँ से वहां फेंक दें। हम ऐसा देखते हैं, और आप सभी ने भी देखा होगा कि कभी कभी आपको जो तिरंगा जो है कहीं कहीं फेंका हुआ मिलता है, तो यह बहुत ही बड़ा मतलब तिरस्कार है हमारे झंडे का। ऐसे में तो हम अपने सारे जितने भी हमारे नेता थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनका असम्मान है ये। चलिए हम अंत करेंगे इस वीडियो का इस स्टेटमेंट से, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट रिमेंबर दैट ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही हैज वेरी राइट इन दिस कंट्री बट विथ सर्टेन ड्यूटीज। कहा जा रहा है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह एक भारतीय है और उनके पास सारे अधिकार हैं जो भारत के और किसी नागरिक के पास है, लेकिन कुछ कर्तव्य के साथ। कर्तव्य यह है कि हमें सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए, भारतीय तिरंगे का, भारतीय एम्ब्लेम का, जो भी है, जितने भी भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ है, भारत के हर रिसोर्स का हमें सम्मान करना चाहिए, उसे सही पूर्वक यूज करना चाहिए, ताकि भारत आगे बढ़े, सर्वगुण संपन्न बने। जो है भारत गरीबी से पीछे है, गरीबी को पीछे छोड़े। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप इस वीडियो को दूसरे को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने राष्ट्रीय तिरंगे का महत्व पता चले। और आप कोशिश करें कि अगर कोई भी हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान कर रहा है तो उसे बताएं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है इस झंडे के लिए। तो अंत में गाइस, अच्छे से हम इस बार 26 जनवरी मनाएंगे और कुछ नया करेंगे अपने भारत के लिए। जय हिंद।